किसी भी बड़ी लड़ाई से ठीक पहले एक कमांडर के दिमाग में आखिर चल क्या रहा होता है? क्या वो अपनी ताकत के बारे में सोचता है या दुश्मन की? ये सवाल तो बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि असली लड़ाई तो मतलब तलवार चलने से पहले दिमाग में ही लड़ी जाती है ना। बिल्कुल। और आज हम ठीक उसी एक पल को पकड़कर उसकी कह सकते हैं चीर फाड़ करने वाले हैं। अच्छा। हमारे पास एक प्राचीन श्लोक है जो युद्ध शुरू होने से ठीक पहले का है, और हमारे एक श्रोता ने हमें इसका हिंदी अनुवाद और एक छोटा सा सार भी भेजा है। तो हमारे पास पूरा कॉन्टेक्स्ट है। हाँ, जो हमें इस पूरी कहानी को समझने में मदद करेगा। और मुझे लगता है कि आज का मकसद सिर्फ इसका मतलब समझना नहीं है, हम इसकी तह तक जाएंगे कि ये शब्द कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है, और इन शब्दों के पीछे छिपी सोच और वो जो दिमागी खेल है वो क्या है। सही, एक लाइन में पूरी पिक्चर देखने जैसा है ये। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। श्लोक कुछ ऐसा है। अत्रशूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। सुनने में काफी दम है इसमें तो। हाँ, और इसका जो सीधा साधा मतलब हमारे पास है वो ये है, इस पांडव सेना में भीम और अर्जुन के बराबर के महान धनुर्धर और वीर योद्धा हैं, और साथ में युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। ठीक है। अब यहाँ कुछ शब्द हैं जो मेरा ध्यान खींच रहे हैं, जैसे महेश्वासा, महा-ईश्वासा। इसका मतलब कुछ बड़े धनुष जैसा लग रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा। देखिए, ये सिर्फ योद्धा लिख देने से बहुत अलग है। शूर मतलब वीर, ये तो ठीक है। हाँ। लेकिन महेश्वास का मतलब है महान धनुष वाला। ये उस दौर की टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। टेक्नोलॉजी? अच्छा। हाँ, धनुष बाण तब का सबसे खतरनाक मतलब लॉन्ग रेंज वेपन था। तो ये कहना कि सेना में महेश्वास हैं, इसका मतलब है कि उनके पास सिर्फ हिम्मत वाले सैनिक नहीं, बल्कि स्किल्ड लोग हैं। हाँ, स्किल्ड स्पेशलिस्ट फाइटर्स हैं जो दूर से ही खेल खत्म कर सकते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ बहादुरी की नहीं बल्कि काबिलियत और तकनीक की बात हो रही है। और भीम अर्जुन समा का क्या? भीम और अर्जुन के बराबर, ये तो सुनने में बहुत बड़ी बात लगती है। ये सर बड़ी बात नहीं है, ये एक तरह से क्या कहते हैं, बेंचमार्क सेट कर रहा है। बेंचमार्क? हाँ, उस जमाने में ताकत का मतलब था भीम की गदा और काबिलियत का मतलब था अर्जुन का गांडीव। वो गोल्ड स्टैंडर्ड थे एक तरह से। सही। तो जब कोई कहता है कि दुश्मन की टीम में भीम और अर्जुन जैसे खिलाड़ी हैं, तो असल में मान रहा है कि सामने कोई हल्की टीम नहीं है। वो एक तरह से अपनी ही सेना को बता रहा है कि आज का मैच फाइनल जैसा है। बिल्कुल, कि इसे हल्के में मत लेना। वाह। और द्रुपद के लिए एक और शब्द इस्तेमाल हुआ है, महारथा। ये क्या है? कोई खास उपाधि? ये एक ऑफिशियल मिलिट्री रैंक था। रैंक? हाँ, एक रैंक। महारथी का मतलब होता है एक ऐसा अकेला योद्धा जो 10,000 धनुर्धारियों से लड़ सके, जो हर तरह के हथियार चलाना जानता हो। मतलब वो एक आदमी नहीं, अपने आप में एक पूरी बटालियन था। अच्छा, तो महारथी एक तरह से आज के स्पेशल फोर्सेस कमांडो जैसा रैंक था। हाँ, कह सकते हैं, एक अकेला आदमी जो पूरी यूनिट के बराबर हो। समझ गई। तो जब ये शब्द इस्तेमाल हो रहा है तो ये तारीफ नहीं है, ये एक मिलिट्री असेसमेंट है। बताया जा रहा है कि ये आदमी अकेला ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब यहाँ कहानी में असली मजा आता है। हमारे सोर्स बताते हैं कि ये सारी बातें दुर्योधन कह रहा है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अपनी सेना के सामने अपने गुरु द्रोणाचार्य से। अब मुझे ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। लड़ाई से ठीक पहले कोई अपनी ही टीम के सामने दुश्मन की इतनी तारीफ क्यों करेगा? ये तो मोराल डाउन करने वाली बात हुई है ना। हाँ, पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर हम सोचें कि वो किससे बात कर रहा है तो शायद मतलब साफ हो जाए। मतलब? आचार्य से बात कर रहा है। तो ये तारीफ नहीं है, ये एक ठंडा नपातोला हिसाब किताब है। दुर्योधन घमंडी था, हाँ, पर बेवकूफ नहीं था। तो एक तरह का रियलिटी चेक दे रहा है वो अपने कमांडर को। हाँ, और शायद इसके पीछे एक छिपा हुआ डर भी है। हमारे सोर्स में भी ये लिखा है कि वो पांडवों की शक्ति और पराक्रम का वर्णन करता है और उनकी ताकत को स्वीकार करता है। ये स्वीकार करना शब्द बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि वो जानता है कि मामला कितना कितना गंभीर है। और कोई दूसरी वजह भी हो सकती है क्या, मतलब डर के अलावा? बिल्कुल, ये एक सोची समझी चेतावनी भी हो सकती है, खासकर द्रोणाचार्य के लिए, जो पांडवों के भी गुरु थे। अच्छा। कहीं ना कहीं दुर्योधन के मन में ये शक तो रहा ही होगा कि गुरुजी पांडवों के लिए कोई नरम कोना न रख लें। तो वो शायद याद दिला रहा है, गुरुदेव देख लीजिए सामने कौन है, कोई भी ढील या रहम हमें बहुत महंगा पड़ेगा। ओ, तो ये एक तरह का पेप टॉक नहीं बल्कि एक वेकअप कॉल था। बिल्कुल। खासकर द्रोणाचार्य के लिए, जिनका पांडवों के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट था।
तो मतलब तारीफ के पर्दे में एक चेतावनी। सही पकड़ा आपने। ये दिखाता है कि दुर्योधन सिर्फ एक विलन नहीं था, वो एक चालाक रणनीतिकार भी था, जो अपनी जलन और गुस्से के बावजूद दुश्मन की ताकत का सही सही अंदाजा लगा सकता था। ये श्लोक उसके दिमाग में एक खिड़की जैसा है, जहां से हमें डर, रणनीति और चिंता सब एक साथ दिख रहा है। और एक बात और, दुर्योधन सिर्फ भीम और अर्जुन पर नहीं रुकता, वो खास तौर पर 3 और नाम लेता है, युयोधान, विराट और द्रुपद। हाँ, पांडव सेना में तो और भी बड़े बड़े नाम थे, फिर उसने इन्हीं 3 को ही क्यों चुना? क्या ये बस रैंडम नाम है या इसके पीछे कोई गहरा मतलब है? नहीं, रैंडम बिल्कुल नहीं। यहीं पर तो दुर्योधन की राजनीतिक समझ दिखती है। राजनीतिक समझ? हाँ, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये बड़े बड़े ताकत के सेंटर हैं। वो सिर्फ योद्धा नहीं गिन रहा है, वो ये देख रहा है कि पांडवों के पीछे कौन कौन सी ताकतें खड़ी हैं। अच्छा, तो एक एक करके समझते हैं। युयुधान कौन थे? युयुधान, जिन्हें सात्यकी भी कहते हैं, वो यादव वंश के बड़े योद्धा थे, श्री कृष्ण के बहुत करीबी। ओहो। उनका पांडवों की तरफ होना मतलब एक बहुत शक्तिशाली कबीले का साथ मिलना। ये सिर्फ एक आदमी का जुड़ना नहीं है, ये एक पूरे क्लैन की लॉयल्टी का सिग्नल है। तो मतलब एक बड़ा पॉलिटिकल पावर प्लेयर भी उनके साथ था। और राजा विराट, उनका मामला तो और भी पर्सनल रहा होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। आखिर पांडवों ने उनके यहाँ ही तो भेष बदलकर 1 साल की शरण ली थी। बिल्कुल। विराट का अपनी सेना के साथ वहां होना एक मजबूत राजनीतिक गठबंधन का सबूत है। ये दिखाता है कि पांडवों ने अपने सबसे बुरे वक्त में भी वफादार दोस्त बनाए हैं। ये तो दुर्योधन के लिए एक नैतिक और राजनीतिक दोनों तरह की हार थी। सही बात है। और आखिर में द्रुपद, जिनकी महारथी रैंक की बात हमने की थी, वो क्यों इतने खास है? द्रुपद सिर्फ एक महारथी नहीं थे, वो पांचाल के राजा और पांडवों के ससुर थे, द्रौपदी के पिता। अच्छा, हाँ। तो उनका वहां होना सिर्फ मिलिट्री सपोर्ट नहीं है, ये परिवार का सपोर्ट है। तो फैमिलीज इन द हाउस, मतलब ये सिर्फ एक पॉलिटिको मिलिट्री अलायंस नहीं है, बल्कि पर्सनल रिवेंज और रिश्तों की लड़ाई भी है। हाँ, द्रुपद का होना इस बात की गारंटी है कि ये लड़ाई दिल से लड़ी जाएगी। 1 मिनट, तो आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ नाम नहीं है, मतलब भीम अर्जुन से उसने सैन्य ताकत बताई, युयुधान और विराट से राजनीतिक ताकत और गठबंधन, और द्रुपद से पारिवारिक ताकत। अरे ये तो दुर्योधन पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहा है पांडवों की स्ट्रेंथ पे। हाँ, बिल्कुल। ये पांडवों का पूरा स्वॉट एनालिसिस है, जो वो एक श्लोक में अपने गुरु के सामने रख रहा है। और ये सब वो अपनी पूरी सेना के सामने कर रहा है, जो इस पल को और भी ड्रामेटिक बना देता है। हाँ, बिल्कुल। तो इस सब का असली मतलब क्या निकलता है? जैसा कि हमारे सोर्स की एक लाइन कहती है, ये श्लोक पांडव सेना की शक्ति का परिचय देता है। ये तो बहुत छोटी लाइन में बहुत बड़ी बात कह दी। ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो ये एक श्लोक, सिर्फ ये एक श्लोक पूरे युद्ध की नींव रख देता है। ये साफ कर देता है कि पांडव सिर्फ दया की भीख मांगने वाले कुछ बेचारे राजकुमार नहीं हैं, जैसा दुर्योधन शायद अपनी जनता को बताहा होगा। नहीं, वो एक पूरी सेना है। वो एक ऑर्गेनाइज्ड, ताकतवर और पूरी तरह से सपोर्टेड मिलिट्री फोर्स है। और मजे की बात यह है कि ये सर्टिफिकेट उन्हें कोई और नहीं बल्कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन दुर्योधन खुद दे रहा है। एग्जैक्टली। और यही इस बात को सबसे ज्यादा वजनदार बनाता है। ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये दुश्मन का किया हुआ एक ईमानदार आकलन है। सही। दुर्योधन के अपने शब्द इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जिस जंग को वो शुरू कर रहा है उसका नतीजा कितना भयानक हो सकता है। ये एक तरह से आने वाले महाविनाश का ट्रेलर है। धन का पूरा थ्रेट असेसमेंट पढ़ रहे थे। बिल्कुल सही शब्द है, थ्रेट असेसमेंट। हमने देखा कि महेश वासा और महारथी जैसे शब्द सिर्फ तारीफ के लिए नहीं थे। नहीं, वो मिलिट्री रैंक और काबिलियत को दिखाने के लिए थे। सही। और भीमार्जुना समा कहकर दुर्योधन ने दुश्मन की ताकत के लिए सबसे ऊंचा पैमाना सेट कर दिया। ये मानना कि सामने वाले भी हमारे जितने ही अच्छे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल। और सबसे खास बात जो हमने समझी वो ये थी कि युयुधान, विराट और द्रुपद के नाम चुनकर उसने पांडवों की मिलिट्री, पॉलिटिकल और फैमिली, तीनों ताकतों का पूरा नक्शा खींच दिया। हाँ, बिल्कुल। ये सब दुर्योधन की दिमागी हालत को भी दिखाता है ना। बिल्कुल। लड़ाई से ठीक पहले वो शायद दुनिया का सबसे कॉन्फिडेंट आदमी दिखना चाहता होगा, लेकिन अंदर से वो जानता था कि सामने खड़ी चुनौती कितनी बड़ी है। और यहीं पर मैं सोचने के लिए एक बात छोड़ना चाहूंगा। जब कोई लीडर किसी बड़ी लड़ाई से ठीक पहले अपने दुश्मन की ताकत को इतने खुले तौर पर मानता है,
तो वो क्या होता है? एक यथार्थवादी जो सच्चाई देख सकता है, या एक ऐसा इंसान जो अपने ही दिमाग में लड़ाई हारने लगा है? ये उसकी मजबूती की निशानी है या अंदर छिपी कमजोरी की?